नमस्ते मित्रों। आज सुनिए खास चुनिंदा और उम्दा कहानियों के संकलन से उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी पानी के लिए। तो शुरू करते हैं उनकी लिखी कहानी पानी के लिए। लगातार पानी बहने से लॉन से होकर सड़क पर पानी का रेला सा बह आया था। वे बेचैन हो उठी। उठकर उनके गेट तक गए। भीतर झांक कर देखा कोई सोगबुक दिखे तो बता दें कि, मगर भीतर कोई हलचल नहीं। हार कर लौट आई, मगर पानी का बहना उन्हें इस कदर बेचैन कर रहा था कि वे फिर बाहर आ गईं। उस घर के सामने देर तक टहलती रहीं, फिर घंटी बजाई और इंतज़ार करती रहीं कि कोई बाहर आए, मगर कोई नहीं आया। आता भी कैसे? वो एक अति आधुनिक परिवार था जिसकी सुबह दोपहर बाद हुआ करती थी। सो वे प्रतीक्षा करती रहीं कि कोई इधर से गुजरे तो उससे ही वॉल्व बंद करने को कहे। कुछ देर बाद चौकीदार दिखा। सुनो, जरा वॉल्व तो बंद कर दो। पर गेट में लॉक है। हाँ, तभी तो तुमसे कह रही हूँ, वरना मैं खुद बंद कर देती। क्या मैडम, आप भी ना? पानी ही तो है, कौनो आगे तो लाग नहीं है कि हम किसी के घर में कूद जाएं। वो चलता बना। वे उसे और उसकी उस बेपरवाही को देखती रह गईं। ऐसे कह गया पानी ही तो है, जैसे पानी कुछ है ही नहीं। जब पानी का रेला और दूर तक बह चला तो उनकी बेचैनी और बढ़ गई, मगर उपाय कुछ न था। गेट इतना ऊंचा था कि उनके लिए उसे फांदना भी संभव न था। शायद कॉलोनी के गेट पर कोई मिल जाए, सोचकर वे कॉलोनी के गेट की ओर बढ़ीं, मगर ऐसा कोई नज़र नहीं आया जिससे कि वो कुछ कह सकती। उन्हें अपनी असमर्थता पर हताशा हुई। तभी अखबार वाला लड़का नजर आया। उसने उन्हें नमस्ते किया। सुनो। जी मैडम, एक काम है, करोगे क्या? चौकीदार के उस जवाब से उनके स्वर में झिझक सी उतर आई थी। जरूर मैडम, कहिए ना क्या करना है। वो क्या है, सामने वाले घर की टंकी बड़ी देर से ओवरफ्लो हो रही है, पानी की यूँ बर्बादी हो रही है ना, सो तुम उसे बंद कर सकते हो? झिझकते हुए कहा। जी जरूर। वो तत्काल उनके साथ चल पड़ा। उफ, पानी की ऐसी बर्बादी! सड़क पर बहते पनाले को देख उसने अफसोस किया और गेट फांद कर वाल्व बंद कर दिया। थैंक यू बेटा। थैंक्स तो आपको देना चाहिए, कम से कम आपने इतना सोचा तो, वरना लोग पानी की कदर ही कहाँ करते हैं। वो देखिए कितना मोटा पाइप लगाकर गाड़ी धोई जा रही है। जो काम आधी बाल्टी पानी में हो जाता, उसके लिए 50 बाल्टी का खर्च। पानी की कीमत तो हम झुग्गी वाले जानते हैं। 24 घंटे में एक बार आता है नल, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसी 1 घंटे में पूरी झुग्गी को पानी भरना होता है। 2 बजे रात को उठकर अपनी ओसरी अर्थात अपना बर्तन रखकर नंबर लगाना, फिर बर्तन की रखवाली में अधरतिया से जागरण करना, बिन पानी सब सून। हम जानते हैं इसका मर्म, आप भी समझती हैं, सो आपको थैंक्स। वे भीतर जाने को मुड़ी। कुछ शब्द उछलकर कानों के भीतर जा पहुंचे। चौकीदार सवेरे की पाली वाले गार्ड से कह रहा था, ई देखो, ई पानी जैसी चीज के लिए किस कदर परेशान थी कि दूसरा के घरवा में आदमी कुदाए दिया। वे घर के भीतर घुसी नहीं थी कि पगला गई हैं शायद। ये वाक्य उनकी पीठ पर धप से लगा। फिर उन दोनों की हंसी का संवेद स्वर। उनकी हंसी कानों में ठहर गई। ये इलाहाबाद से हैं, वहाँ गंगा और यमुना का असीम जल है, सो ये क्या जाने कि पानी क्या है। पहले मैं भी कहाँ जानती थी, तभी तो अम्मा से कुतर्क करती। पानी बहाए से धन का नाश होत है, दरिद्र आता है, वे कहती। का अम्मा, तुम भी ना। पानी और धन का कोई मेल है क्या? पानी से धन मिलता है क्या? तब पानी का बाजार नहीं पनपा था और पानी सहज सुलभ था। अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास विज्ञान आधारित तर्क नहीं थे, मगर अनुभव की थाती थी। उन्होंने बाढ़ सूखा सब देखा था, पानी की अहमियत जानती थी। अब तो वक्त ने मुझे भी समझा दिया है कि पानी क्या है। इसी पानी की खातिर तो। और उनकी आंखों में 20 साल पहले के दृश्य उतर आए। पहली पोस्टिंग थी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा गांव निपनिया। उस गांव के आसपास का इलाका बहुत पथरीला था और वैसे ही पथरीले थे वहाँ के लोग। उसी गांव में एक पहाड़ी पर बना था उनका स्कूल भवन तो था, मगर बच्चे नदारद। गांव के लड़के दिन भर रेलवे लाइन के किनारे भटकते कि कोई मालगाड़ी रुके तो माल चुराएं, और लड़कियां या तो छोटे भाई बहनों को पोसने में जुटी रहती या माँ के साथ पानी जुगाड़ती। फिर भी उन्होंने कोशिश की, गांव में जाकर उनके माँ बाप से मिली, पर किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की।
एक ने जवाब दिया, होमी पढ़ने को भेजेगी, फिर मेरा घर वास्ते पानी तेरे को लाना होएगा, बोल लाएगी? वे चकित। लोगों ने गांव की सारी कल्पनाएं ध्वस्त कर दी। उस गांव से दूर एक कस्बे में रहती थी वे, सो उन्हें स्थितियों का अंदाज ही नहीं था। अंदाज़ा होता भी नहीं अगर भास्कर से मुलाकात ना होती। ब्लॉक ऑफिसर भास्कर, वो गांव भी उनके एरिया में आता था, सो अक्सर उनसे मुलाकात हो जाती। बाद में तो वे साथ साथ आने जाने लगे थे। मैं सोच रही हूँ अपना तबादला करवा लूँ। उनकी नज़रें शहर को जाती पगडंडी पर जा टिकी। क्यों? इस गांव में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, इतनी कोशिश की मगर कुछ नतीजा नहीं। यहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं है। लड़कियाँ सारे दिन पानी ही भरती रहती हैं और लड़के रेल लाइन के किनारे डोलते रहते हैं। आपको क्या लगता है पानी ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है, मगर सारा दिन उसी के लिए? वे उसे समझाना चाहते थे कि दो पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव का नाम यूं ही निपनिया नहीं है। पानी का ऐसा अभाव है यहाँ कि अभाव शब्द भी बेमानी उठता है। जब जीवन का आधार पानी ना मिले तब जीवन जीने के और साधन भी कहाँ मिलते हैं। सो इस गांव में ना तो खाने के लिए अन्न है, ना पीने को पानी, फिर भी जी रहे हैं लोग। अगर ये सब उनसे कहते तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। सो आप जानती हैं ये पानी कहाँ से लाती हैं? नहीं ना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मीलों मील पैदल चढ़ाई के बाद वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ पहाड़ी से नीचे रेत की एक पतली सी रेखा नजर आ रही थी। वहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वहाँ भीड़ सी लगी थी। उस खड़ी उतराई से नीचे जाने की हिम्मत नहीं थी उनमें, सो वहीं ठिठक गईं। क्यों, हिम्मत पस्त हो गई? आप देख रही हैं ना, ना तो ये उतराई आसान है और ना ही चढ़ाई। और नीचे उतर कर भी पानी मिल ही जाए ज़रूरी नहीं है। ये एक बरसाती नदी है, साल में कुछ दिन ही पानी रहता है इसमें, बाकी समय रेत से पानी उगारना होता है। आसान नहीं है रेत से पानी उगारना, मगर ये उगारती हैं इस नदी में छोटे छोटे गड्ढे खोद कर। फिर कटोरी और कभी कभी तो चम्मच से उस पानी को मटकी में सहेजती हैं। फिर मटकी लेकर ये खड़ी चढ़ाई चढ़ना। कई बार पानी उगड़ने के इंतज़ार में यही रात बीतती है। बहुत सी लड़कियां जानवरों का ग्रास भी बन जाती हैं। और आप कहती हैं कि सॉरी, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि पानी के लिए इतनी जद्दोजहद की ज़िंदगी तक दांव पर। फिर गांव के लोगों से उन्हें कोई शिकायत नहीं रह गई। ऐसा नहीं था कि गांव के लोग बदल गए थे, वे अभी वैसे ही थे, उतने ही पथरीले, मगर अब उनका नज़रिया बदल गया था और बदल गया था तबादले का फैसला। उन्होंने नए सिरे से कोशिश शुरू की। अब दिन की जगह शाम को गांव आती, रात को सब अपने अपने काम से निपट लेते, तब लोगों के घर जाती, मगर उनसे पढ़ाई की बात न करके उनके सुख दुख पूछती। धीरे धीरे मन की गांठें खुलने लगीं। फिर उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझाया, बताया पढ़ना भी ज़रूरी है, विश्वास दिलाया इसमें काम का अकाज नहीं होगा, वे बच्चों को रात में पढ़ाएंगी। बात समझ में आई, वे राजी हो गए। रात को निर्जन पहाड़ी पर जाकर पढ़ाना तो संभव नहीं था, सो मुखिया की पर्ची मतलब बरामदे में क्लास लगने लगी। वे खुश थीं। बच्चे स्कूल आने लगे थे। एक सपना सा पलने लगा था उनकी आंखों में। उस सपने में था निपनिया गांव। भास्कर का सपना भी तो यही था। सो उनके सपने करीब आते गए और वे भी अपने सपने की चांदनी में विचरते हुए कहाँ जानते थे कि राहु काला बुखार का रूप धर उनके सपने को ऐसे ग्रसेगा कि सर्दियों में सब ठीक ही रहता था, पानी की कठिनाई होती थी मगर काम चल जाता था। पर गर्मी गर्मी आते ही कर्क रेखी सूरज ऐसा तपता कि ताप भी त्राही त्राही कर उठता। सो भास्कर ने कोशिश की कि पहाड़ी काटकर उस पार वाली नदी का पानी गांव में लाया जाए, मगर कामयाबी नहीं मिली। उनकी कोशिशें दो प्रांतों के दफ्तर में उलझ कर रह गईं। तब भास्कर ने योजना बनाई, पहाड़ी के पास एक कुआं खोदा जाए। उस पार बहती नदी ने उनका विश्वास बढ़ाया, पर इसके लिए श्रम और पैसे दोनों की ज़रूरत थी। पैसे तो उन्हें जुगाड़ना था, मगर श्रम? सो उन्होंने गाँव वालों से बात की। का बाबू, तू पत्थर से पानी निथारने का सपना देखता? ये सूखा पहाड़ में पानी है कहाँ? सुखूबाई के ससुर ने कहा। काकू सहीच बोलता, ये पत्थर में पानी नक्को, हम लोग कितना दफ़ा कोशिश किया, फिर सब। सखाराम ने कहा। सखाराम गांव का नेता जैसा था, सो सबने उसका समर्थन किया, मगर नाउम्मीदी में उम्मीद भर देने का नाम ही तो भास्कर था। सो उस पार पहाड़ी की नदी है ना? हो, नदी तो है,
नदी के तीर तखार की जमीन में पानी होता है ना? सबने हाँ में सिर हिलाया। फिर पानी क्यों नहीं निकलेगा? पानी जरूर निकलेगा। इस काम में जो भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा और मेहनत हम सब करेंगे, ठीक है ना? नाउम्मीदी के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखी तो सबने हामी भर ली, पर उस बरस बरसात हुई ही नहीं। सो सर्दियों की जगह बरसात में ही काम शुरू कर लिया गया। गांव के सब लोग पूरे उत्साह से जुट गए, पर काम उतना आसान नहीं था जितना लगा था। पथरीली जमीन सब्बल और कुदाल की नोक को टेढ़ा कर उसे बेकार कर देती। फिर नई कुदाल और सब्बल लाए जाते। काम अनुमान से बहुत अधिक खर्चीला हो उठा। भास्कर ने अपना पूरा पीएफ लगा दिया। कई महीने की मेहनत के बाद कुछ नम मिट्टी मिली तो लगा कि अब मंजिल करीब है। सचमुच मंजिल करीब ही थी। कुछ दिन बाद गीली मिट्टी निकलने लगी। फिर एक दिन मिट्टी के साथ कुछ पानी भी उगरा तो लोग खुशी से नाची उठे। वो दिन एक उत्सव जैसा हो गया था, बिल्कुल होली सा माहौल। लोग देर तक मटमैले जल को एक दूसरे पर उलीचते रहे। अब उनके दुख के दिन दूर हो जाएंगे, इस सोच ने उनमें एक नई शक्ति भर दी और वे दुगने उत्साह से खुदाई में जुट गए। मगर नियति ने तो कुछ और ही सोच रखा था, सो उसने भेजा काला बुखार। अस्पताल, सड़क और पानी रहित गांव के लिए वो बुखार किसी महामारी से कम नहीं था। उधर सूरज की तपिश ने गांव का बचा खुचा पानी भी सोख लिया। सो मृत्यु का ऐसा तांडव शुरू हुआ कि लगा मानो यमराज ने वहीं डेरा डाल लिया हो। भास्कर ने अपनी सारी ताकत झोंक कर दवाई की व्यवस्था की, मगर उन लोगों के लिए दवा से ज़्यादा ज़रूरी था पानी। भास्कर ने पानी के सैकड़ों कैन खरीदे, मगर प्यास तो सुरसा हो गई थी। सुबह से शाम तक गांव और कस्बे के बीच चक्करगिन्नी सा चक्कर मारते रहे वे, मगर बुखार से तपते लोगों की प्यास नहीं बुझी और काला बुखार लोगों को निगलता चला गया। सबसे त्रासद तो था वो क्षण जब सुखूबाई ने अपने ससुर को, ओहो, अभी फागुन बीता भी नहीं था, मगर सूरज की तपिश जेठ को मात कर रही थी। उसने कुएं का पानी सोख कर उसे कीचड़ में बदल दिया था। दोपहर से पहले ही लू के थपेड़े चलने लगते। ऐसे में आदमी को भोजन भले न मिले, मगर पानी सो दोहरे ताप से तपते मरीजों की जुबान पर बस एक ही शब्द उभरता, पानी पानी पानी। सुखूबाई के ससुर की जुबान भी यही रट लगाए हुए थी। हौ मी देती, अब भी देती, सुखूबाई ने कहा और उसकी नज़रें शहर वाली पगडंडी पर जा ठहरी। पर पगडंडी तो सुनी थी। भास्कर पानी जुगाड़ने गए थे, मगर कस्बे की दुकानों पर तो ताला लटका हुआ था। उस दिन कोई हड़ताल नहीं थी और ना ही बंद का कोई ऐलान था। फिर भी पूरा कस्बा बंद था। कारण कोई बाबा आए हुए थे, सो कुछ ने अपनी मर्जी से दुकान बंद कर ली, बाकी दुकानें बाबा के चेलों ने बंद करवा दी। वे टोला मोहल्ला के सबको सकेल ले गए। ऐसे माहौल में वे पानी कहाँ से खरीदते? सो बहुत भटकने के बाद एक घर नुमा दुकान से 2 बॉटल पानी मिला। फिर तो उनकी मोटरसाइकिल दौड़ पड़ी। उस बीहड़ की पथरीली राह पर भी उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। मगर मौत के आगे भला कौन निकल पाया है? वे पानी लेकर पहुंच पाते, उससे पहले ही मौत आ पहुंची। पानी पानी रटती जुबा के साथ जब आंखें पलटने लगीं तो सुखू से रहा नहीं गया और वे उस लोटे को उठा लाई। उसने लोटा टेढ़ा करके ससुर के मुंह से सटा दिया। घेव गंगा जल घेव, यही हमारा गंगा जल है। जब मुंह से लोटा हटाया उन्हें मोक्ष मिल चुका था। अब सब कुछ शांत था, कोई प्यास नहीं, कोई आवाज़ नहीं। सुखूबाई ने होंठ के कोर तक पसर आए कीचड़ को पूछा और दहाड़ मार कर रो पड़ी। उन्हें जोखू याद हो आया, ठाकुर का कुआं वाला जोखू। सदियों का फासला, मगर स्थितियां वैसी की वैसी। जोखू ने भी तो गंदा पानी पीकर जान गंवाई थी। उन्होंने भीगी आंखों से बाहर देखा। झोपड़ी के द्वार पर भास्कर खड़े थे। उनकी आंखों में हताशा की राख थी। उस अजार ने गांव को लगभग खाली ही कर दिया। भास्कर ने फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ा। बचे हुए लोग और बचे हुए पैसे से फिर अपनी मुहिम में जुट गए। पैसा कम पड़ा तो भास्कर ने कस्बे वाला अपना प्लॉट बेच दिया। यह प्लॉट अब मात्र ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं था, उनके सपनों का आधार भी था। उसी प्लॉट पर तो उनका स्वप्न नीड़ बनने वाला था। मगर गांव का ये सपना भी तो उन्होंने ही देखा था। बहुत मशक्क़त के बाद कुएं में पानी आया, मगर कुआं इतना गहरा हो चुका था कि उसे पक्का करना ज़रूरी था और करने के लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत थी। ये रुपए कहाँ से आए, ये एक बड़ी समस्या थी। सो अब उनकी बारी थी। उन्होंने अपना पीएफ निकाल कर भास्कर को सौंप दिया।
पैसे फिर भी पूरे नहीं हुए तो भास्कर ने कस्बे में जाकर चंदा मांगा। घड़ी ने टन 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 घंटा बजाया तो उनकी तंद्रा टूटी। 3 बज गए थे। नजरें घड़ी पर रहीं पर मन, वो फिर उसी गांव में जा पहुंचा। पैसे की व्यवस्था हुई तो काम ने फिर गति पकड़ी। उन्होंने अपना पैसा लगाया था तो गांव वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन लोगों ने भी अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। सो कामयाबी तो मिलनी ही थी। वो मिली, मगर अगले दिन कुएं की पूजा होनी थी। उस गांव में पूजा की सामग्री तो थी ही नहीं। वे उसे जुटाने गई थीं। लौट कर आईं तो कुएं के इर्द गिर्द भीड़ देखकर उन्हें लगा कि लोग पूजा के लिए इकट्ठा हुए हैं। मगर सुखूबाई दौड़ कर आई और, ये को ताई सब खत्म हो गया रे, ये पापी कुआं सब लील गया रे। सुखूबाई पुक्का फाड़ कर रो पड़ी। सुखूबाई के रुदन के साथ ही औरतों का ऐसा रुदन उठा कि वे उधर देख ना सकीं। उन्होंने तत्काल अपनी नज़रें फेर लीं और भीड़ में भास्कर को तलाशने लगीं। वे दौड़कर उनसे लिपट जाना चाहती थीं कि उनकी पीड़ा को उनका कंधा मिल जाए। उन्हें कहाँ मालूम था कि कांधा तो अब। सो उनकी नज़रें देर तक उन्हें तलाशती रहीं। फिर सोचा वे कहीं गए होंगे, शायद कस्बे तक। इस विपदा से निपटना भी तो उन्हें ही पड़ेगा, ये सोचा। फिर मन कड़ा करके उस ओर देखा तो काट ही मार गया। कठुआई नज़रों से देखती रहीं सब। पुलिस आई। फालिज के मारे सत्या ने पुलिस को बताया। कुएं का काम पूरा हो चुका था, बस नीचे की तरफ का हिस्सा ही छूट गया था। उसके लिए 4 लोग कुएं में उतरे थे। अब तक पानी का सोता भी अपनी पूरी गति पकड़ चुका था। सो उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। भास्कर ने समझाया कि ईंटों का एंगल बदल लें, मगर कुएं की गहराई इतनी अधिक थी कि उनकी आवाज़ उन तक पहुंची ही नहीं। उस हिस्से में ईंटों को फंसाना जरूरी था। सो भास्कर कुएं में उतरे। उन्होंने ईंटों को वांछित एंगल में फंसा दिया। काम पूरा हुआ। अब उन्हें रस्से के सहारे बाहर आना था। लोग चाह रहे थे कि पहले भास्कर को बाहर भेजें, मगर भास्कर ने देखा पानी में डूबे रहने से तुका का हाल बेहाल हो रहा था। सो उन्होंने उसे पहले ऊपर भेजा। रस्से के सहारे वो ऊपर आने जाने लगा। ऊपर खड़े लोग उसका हौसला बढ़ाते रहे। तुका ऊपर पहुंचने वाला था कि दूसरे के छोर वाला हिस्सा भर कर नीचे गिरा और देखते ही देखते वे सब कुएं में बिला गए। लोगों ने कांटा डालकर कुएं को थहाया, मगर किसी का कोई पता नहीं चला। उस गांव में कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो कस्बे तक जाकर कोई और मदद ला पाता। जिससे कि पुलिस ने शवों का पंचनामा कर लिया। उनके कान सब सुन रहे थे, मगर देह वैसी ही कठुआई सी खड़ी रही। लाशें पानी में फूल गई थीं, सो जल्दी ही दफन कफन करना था। लोग शवों को गांव ले गए। लोग भी चले गए, मगर वे वैसी ही खड़ी रही थी। ए भाई चलना, नहीं तो दफन कफन को देरी होएगा, सत्या की आजो ने कहा, मगर वे वैसी ही खड़ी रहीं। ये पोरगी चलना रे। आजो ने उन्हें पकड़कर झिझोड़ा और जोर से वो रो पड़ी। उन्होंने उनकी ओर देखा। देर तक टकटकी लगाए उन्हें ही देखती रहीं। फिर रुदन का एक सोता सा फूटा और वे उनसे लिपट गईं। उनका रुदन कलेजा चीरने लगा। भास्कर को पूरा गांव चाहता था, मगर आजो के लिए वे उनके सतिया से कम नहीं थे। बहुत चाहती थी उन्हें। सो दोनों देर तक रोती रहीं। जी भर रो लेने के बाद वे गांव पहुंची। गांव वालों में शव को दफनाने की प्रथा थी। वहीं पास ही उनका कब्रिस्तान था। सो सबने तय किया पहले भास्कर की अंत्येष्टि करके फिर बाकी शव दफनाए जाएं। भास्कर की अर्थी तैयार थी। भास्कर का और कोई तो था नहीं, सो लोगों को उनकी ही प्रतीक्षा थी। उन्होंने देखा भास्कर के चेहरे पर गुलाल लगा हुआ था और उनके गले में पत्तियों की माला डली थी। ये इधर की परंपरा थी। सुनो, हम अपना ब्याह इन लोगों की तरह ही एकदम सादगी से करेंगे। कोई ताम झाम नहीं, फूल की माला भी नहीं, बस सरई मतलब साल के पत्तों की माला डालकर एक दूसरे के हो जाएंगे। जब कोई तामझाम नहीं करना है तो क्यों ना आज ही। चाहता तो मैं भी हूँ, मगर पानी, वो जिम्मेदारी भी तो है। पर फिक्र न को, ये बरस सब हो जाएगा। तुम देखना, ये बरस सरई में खूब हरिहर पाना मतलब पत्ते आएंगे। उससे मैं माला बनाऊंगा, 2 माला, समझी। तभी लू का एक थपेड़ा लगा और यादों के शीतल झोंके बिखर गए। उनकी नज़रें सत्या की दुआरी की ओर उठीं। देखा सरई का पेड़ हरे हरे पत्तों से भरा हुआ था। मन में एक हूल सी उठी और आंखें बरस पड़ीं। फिर सरई के मुलायम मुलायम पत्ते तोड़े, उन्हें आपस में गूंथ कर माला बनाई और भास्कर के गले में डाल उनसे लिपट गई और बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
मगर उन्हें बरबस रोका और उठकर अर्थी का एक बांस थाम लिया। अंत्येष्टि के 10वें दिन उसी कुएं के किनारे नाहन रखा गया। देखा, पानी से भरे कई घड़े रखे थे। उन्होंने अंजलि में जल भरा, उसे गंगा जल की तरह अपने ऊपर छिड़का और घड़े का सारा पानी कुएं में उड़ेल दिया था। टन टन घड़ी फिर बज उठी। उनकी नज़रें भास्कर की तस्वीर पर जा ठहरी। पानी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है मैंने, और लोग कहते हैं कि पानी जैसी चीज़। बदलनी ही होगी ये सोच, बदलने ही होंगे वो सारे मुहावरे जो पानी को यूं पानी ही कहते हैं। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई एक मर्म स्पर्शी, साथ ही प्रकृति द्वारा दिए गए हमें अमूल्य उपहारों की रक्षा करने की प्रेरणा देती हुई एक सार्थक कहानी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उत्कृष्ट कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।